ज़ापोरिजिया को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ यूक्रेन का एक अहम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ये रूस के कब्जे में आ गया था, लेकिन रूस के यहाँ रहते हुए खतरा कभी कम नहीं हुआ। ज़ापोरिजिया में हर तरफ मिसाइल हमले के बाद तबाही के निशान दिखे, लेकिन इस जगह पर इससे भी ज्यादा खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा बना हुआ है। ये न्यूक्लियर प्लांट युद्ध के 7वें दिन से ही रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के दावे के उलट मंजर है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने ज़ापोरिजिया प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। Там було більше 100, мені здається, 120 одиниць техніки. Вони оточили, вони вбили декількох людей, стріляли вони по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони попали по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. ज़ापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर अगर कोई खतरा आता है तो ये सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि अगर यहाँ से न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट लीक हुए तो ये खतरा पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। और यही वजह है कि ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA भी हरकत में आ गया है। ज़ापोरिजिया यूरोप का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत भी। दावा है कि यह यूक्रेन की बिजली का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। शायद इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से गुहार लगाई है कि वो जल्दी से जल्दी रूस के नियंत्रण से ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को मुक्त कराएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो सकता है। І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також більш-менш, тому що там ходять бойовики. Бойовики, вони ходять зі зброєю абсолютно, вони знаходяться на цій території. Інша справа, що вони нічого не розуміють, що там відбувається, абсолютно. Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити. Я бачу, скажімо так, публічно, і він приїжджав, пан Гросі, що він каже, що він хоче це зробити, але я не бачу поки що, що у них є такі можливості розблокувати нашу атомну електростанцію. Безпека для України. Я розумію, що ваш проєкт передбачив, що у майбутньому... इससे पहले IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि UN की एजेंसी को ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में घुसने देना चाहिए, क्योंकि यूरोप का यह सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे थे। ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेलेंस्की के लिए अहम है। सिर्फ 4 ही न्यूक्लियर प्लांट बचे हैं, उसमें से भी ज़ापोरिजिया रूस के कब्जे में है, जबकि 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज तक सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला न करे, क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। और तेजस्वी यादव ने लाउडस्पीकर और बुलडोजर पर बयान दिया है। पटना में तेजस्वी यादव ने बुलडोजर और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर और लाउडस्पीकर की बात करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्र को 100 अंक के बदले 555 अंक दे दिए गए। जयपुर में प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर में 5100 श्रद्धालुओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। हर जगह जय श्री राम के नारे लगे। बड़ी तादाद में लोग हनुमान चालीसा में शामिल हुए।
बीएचयू के बाद दरभंगा के एलन मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचा इफ्तार विवाद। यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार पार्टी और नमाज पढ़ने को लेकर मामला गरमाया। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने इस इफ्तार पार्टी पर कड़ी आपत्ति जताई। रोजा, नवाज, इफ्तारी, इन सब से शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को जो अपर शिक्षा देती है, इनको अलग रहना चाहिए। और जंग के बीच ओडेसा से बड़ी खबर आ रही है। ओडेसा पर रूस के हमले में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। ओडेसा के गवर्नर की ओर से दावा किया गया है कि ओडेसा पर रूसी हमले में वहां के एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दावा किया गया है कि रूसी हमले मिसाइल के जरिए किए गए, जिसमें ओडेसा के एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और यूक्रेन के बोरोदियांका शहर की गिनती यहाँ के सबसे खूबसूरत शहरों में होती थी, लेकिन अब इस शहर में हर तरफ सिर्फ खंडहर नजर आ रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। बोरोदियांका से दिखाते हैं आपको न्यूज़ 18 रिपोर्टर जनक दवे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बोरोदियांका की इन इमारतों में जो लोग रहते थे, अब वो रहने लायक घर नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और जाकर अभी रहना पड़ रहा है मजबूरी में। उनकी मदद के लिए आज ह्यूमैनिटेरियन हेल्प आई है। उस पर आप घर का सारा सामान कह लीजिए, वो सारा का सारा यहाँ पर आए हैं। एक समय ये किसी को मदद करते थे, आज उन्हें मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप देखिए, ये कैमरामैन पंकज तोमर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर सारी चीज़ें घर के किराने में जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, वो लेने के लिए लोगों को आज यहाँ पर कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। देखिए, ये आप इस तरीके से उनको जो मदद दी, वो उसके बाद हर कोई है वो ज़रूरत की सामान है वो लेकर यहाँ से निकलता है। बहुत सारी लंबी कतार ऐसे बनती जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या मंजर रहा होगा, क्या स्थिति होगी। मेरे साथ हमारे दोस्त हैं डॉक्टर विजय, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, इनसे बात करें दरअसल क्या हुआ था उस दिन, कब का ये वाक़या है, कुछ अगर बता पाएँ आप। Wy możecie рассказать, что случилось и как это произошло тот день? Как зовут вас, Даля? Меня зовут Дима, я проживал здесь в центре. 24 февраля мы с детьми, с супругой отъехали чуть дальше в частный сектор, 3 километра расстояния. 2 марта мы приехали сюда за родителями, которые оставались в центре. После этих бомбардировок они просто вышли из дома, мы за ними на машине приехали и остались там на окраине. Все время были там. कह रहे हैं जब 24 को ये स्टार्ट हुआ था तो हम लोग तो घबरा के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रिश्तेदार के यहाँ जाके रुक गए थे, और उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड को काफ़ी तेज़ शेलिंग हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए तो हमने ये हाल यहाँ पे देखा था। और रूस और